Hello everyone, welcome to Triple S. I'm Charu, your English teacher, and today I'm here with some multiple choice questions. Right? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में क्या है, हमारे पास दो ही ऐसे टेंस हैं फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज आपका जो दो बच गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये दोनों के दोनों ही इनका पैसिव वॉइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहता है एक्टिव वॉइस के लिए। वो रहता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल, ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, शी विल राइट अ लेटर। अब बेटा जो विल और शेल है ना, इनका होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा या शेल लगेगा। विल भी लगता है, शेल भी लगता है, सेकंड पर्सन के साथ भी विल भी लगता है, शेल भी लगता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको मोडाल्स में डेफिनेटली बताऊंगी कि कब फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाना चाहिए, कब उसके साथ शेल लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं ना, तो टेंस में विल और शेल में डिफरेंस नहीं माना जाता है। आप शेल का मोस्टली क्या करते हैं, हम फ्यूचर टेंस में विल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मोडाल्स की बारी आती है, जब इनको एज अ मोडाल कंसीडर किया जाता है, तब कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तब हम कब फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे, कब शेल लगाएंगे, ये डिफरेंट केसेस के लिए ये कंसीडर किया जाता है। तो ये मैं मोडाल्स के आपको वीडियो लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहा फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, या फिर फ्यूचर सिंपल बोलो, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी विल राइट अ लेटर। अब जब आपने इसको पैसिव बनाना है तो हमें वही सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो हम प्रेजेंट के लिए करते आए हैं, जो हम पास्ट के लिए करते आए हैं। रूल तो देखो सेम रहेगा, रूल चेंज होगा नहीं कि हमारा टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। देयर आफ्टर विल या फिर शेल डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि शी विल राइट अ लेटर, ठीक है। अब विल आएगा या शेल आएगा, प्लस इसके साथ बी फॉर्म आ जाएगी। और बेटा ये याद रखना कि जब भी हम पैसिव वॉइस में बी, बीन या बीइंग लगा रहे हैं, तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन जो हम, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बी लगाया या बीन, बीइंग, जो भी अभी हमने पढ़ा ना कि एडिशनल वर्ड जो भी आप लगाओगे, जैसे यहाँ पर बी लगेगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय, एंड देन आपका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये रहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल, ठीक है, एंड देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, जो कि आपको सामने एग्जाम्पल जो है वो दिख रही है, ये फ्यूचर परफेक्ट की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब याद रखना कि विल और शेल के साथ हमेशा हैव लगता है। विल और शेल के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगेगा, इसके साथ कभी भी हैड नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। और जब आपने इसको क्या करना है, जब आपने इसको पैसिव बनाना है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस विल या फिर शेल, ये तो यही रहेंगे क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में विल या शेल ही रहेगा। और हैव है, परफेक्ट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हम क्या करते हैं कि कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, बीन, ठीक है। तो हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ विल या फिर शेल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने क्या लगाना है, बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, बाय, और आपका सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब हम ये शुरू करते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 इज दे विल हेल्प, दे विल हैव हेल्प्ड यू। इसका क्या बनेगा, दे विल हैव हेल्प यू। अभी अभी हमने किया, जस्ट नाउ अभी हमने किया, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी किया। देखो यू हमारा इस केस में क्या है, यू हमारा इस केस में ऑब्जेक्ट है, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। यू हमेशा यू में ही रहता है, ठीक है। तो ये बनेगा यू विल, देखो अभी यहाँ पर विल है, ठीक है,
यहाँ पर विल है, दे हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, और यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी या फिर दे, ठीक है। तो अब यू जो है वो यू ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा विल, ठीक है। हैव का हैव ही रहेगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि विल के साथ हैज़ या हैड लगता ही नहीं है। उसके बाद हेल्प्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। बाय देम, क्या ये ऑप्शन होगा? अब आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस आपके पास हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। देखो बेटा, आपको एग्ज़ाम में आते हैं ऑप्शंस, और जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इजी मेथड ढूंढना होता है कि हमें पता चलना चाहिए, हमें क्या होता है कि इजी मेथड हो कि हम अपने फटाफट जो ऑप्शंस आपको लगे कि नहीं है उनको डिलीट कर दो। जैसे इस केस में, अब देखो इस केस में हमें ये पता है कि विल हैव लगा है, जब ये पैसिव में चेंज होगा तो विल हैव के बाद बीन ज़रूर आएगा। फर्स्ट में तो बीन है नहीं, इसको पहले ही क्रॉस कर दो, ठीक है। इसमें बीन है, सी में भी बीन नहीं है, क्रॉस कर दो, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो क्रॉस कर दो। ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचा। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, बिल्कुल हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारा रूल ये सही बैठता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। सेकेंड इज़, अभी हम बहुत ईजी एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स भी आने वाली हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो बेटा, आई एम रीडिंग अ बुक है ना। अब रीडिंग हमें पता है कॉन्टिन्यूस है, तो क्या बोला था मैंने, जब भी कॉन्टिन्यूस देखोगे आपको कौन सा वर्ड जो है वो ऐड करना होता है पैसिव में, बीइंग, है ना। ऑप्शंस आपके पास हैं, तो सबसे पहले ये देख लो कि बीइंग कौन कौन से सेंटेंस में है, हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं तो थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के कि ईजिली हम उसको देखें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो बीइंग है ही नहीं है, पहले ही क्रॉस कर लो। सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में भी बीइंग नहीं है, क्रॉस कर लो। डी में भी नहीं है, क्रॉस कर लो। बचा क्या हमारे पास, बी ऑप्शन ही बचा। देखते हैं, अ बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, पहले आ जाएगा ये, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे ये जो रीड का स्पेलिंग सेम रहता है बट इसको प्रोनाउंस रेड किया जाता है, थर्ड फॉर्म इज़ रेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है व्हाट वाज रानी डूइंग। वॉट वॉज रानी डूइंग। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ बताने लगी हूँ वो ज़रा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन क्या करना है आपको, नोट डाउन आपको ये करना है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड बेटा। नोट डाउन आपको क्या करना है, नोट डाउन आपको ये करना है कि जो भी हमारी WH फैमिली होती है, WH फैमिली से जो भी वर्ड हमारा शुरू होगा, जैसे WH फैमिली में हो गया वाई, ठीक है, व्हेन, विच, हाउ, ठीक है, व्हाट, ये सारे WH, जो भी WH फैमिली से वर्ड्स बिलोंग करते हैं, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आती। सिर्फ एक्सेप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें चेंज कोई नहीं आती। एक्सेप्शंस हमारे पास है, एक तो हु, जो किसमें चेंज हो जाता है, बाय हुम में, ठीक है। हु समटाइम्स हु में भी रहता है, ये भी मैं आगे बताऊंगी कि कब ये हु में रहता है, ठीक है, उसमें क्या कंडीशन होती है ये भी बताऊंगी। फिलहाल अभी ये याद रख लो कि हु जो है ये बाय हुम में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो सेंटेंस यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, ये है व्हाट वॉज रानी डूइंग, ठीक है, रानी क्या कर रही थी। अब हमें पता है, क्या पता है, ये अगेन डूइंग आ गया, कॉन्टिन्यूस है, तो हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, बीइंग को, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास हैं। इन केस ऑप्शंस ना हो तो हमने ये भी सीख लिया है कि किस तरह से हमें चेंज करना होता है, ठीक है। अब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बीइंग कहाँ कहाँ पर है ना, छांट लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। अब जब हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस में तो बीइंग है नहीं, क्रॉस कर दो, ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता। सेकेंड सेंटेंस में भी बीइंग है,
थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, इन तीनों में बीइंग आ गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये भी व्हाट से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये भी व्हाट से शुरू हो रहा है, ये भी व्हाट से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब भी हम बी लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। कुछ रूल्स याद रख लो, है ना, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बीन या बीइंग लगाया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो है, कहाँ पर है, सेकेंड सेंटेंस देखो, यहाँ पर तो बीइंग के बाद है, यहाँ पर भी है, लेकिन डी में नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर दो, यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी क्रॉस, ऑप्शन बी भी क्रॉस। अब बच गया हमारे पास बी और सी। व्हाट वाज रानी बीइंग डन, व्हाट वाज बीइंग डन बाय रानी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, बाय एंड देन जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्या होता है, लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, रानी, तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय रानी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में भी बेटा आपको नोट करना है कुछ। ठीक है, आपने क्या नोट करना है, फटाफट अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो लिख लो कि जब हम क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव एक्टिव पैसिव करते हैं ना, तो डिड जो है ना, डिड ये किस में चेंज हो जाता है, ये या तो चेंज होता है वॉज में, या तो चेंज होता है ये वर में। ठीक है, और जो हमारे डू और डज होते हैं, ठीक है, डू और डज ये किस में चेंज हो जाते हैं, या तो ये चेंज होते हैं इज में, या तो एम में, या तो आर में। क्यों, क्योंकि डू और डज ये दोनों प्लूरल हैं। डू तो प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन हम ये नहीं ना जानते कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो फिर हमें आर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डू और डज दोनों की कन्वर्जन इज एम आर, क्योंकि डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज से शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आई है तो एम से शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो डिड है, डिड किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में, वॉज या फिर वर में। ठीक है, ये याद रखना, ये नोट कर लो, ये कॉपी पे लिख लो। ठीक है, डिड जो है वॉज या फिर वर में चेंज हो जाता है। तो दिस इज डिड यू रन अ ग्रेट रिस्क। अब यहाँ पर डिड जो है, हमें पता है डिड किस में चेंज होता है, या तो वॉज में या तो वर में। अब पहले हम देख लेते हैं, डिड यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अ ग्रेट रिस्क। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आर्टिकल को भी आपको कंसीडर करना होता है। ठीक है, अ ग्रेट रिस्क ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर अ ग्रेट रिस्क, है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो यानी कि अब डिड की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब आपने कैसे देखना है कि डिड है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, यानी कि डिड की जगह पे वॉज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में वॉज वाला कौन कौन सा सेंटेंस है। पहले 3 है, फोर्थ को तो क्रॉस कर दो। ठीक है, अब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट उठा के अब हमने इसके पास किसको रखना है, अपने ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट बनाना ना उसको। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर वॉज के पास रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्रेट रिस्क। देखो ज़रा, वॉज के बाद अ ग्रेट रिस्क कहाँ पे है, कौन कौन से ऑप्शंस में लिखा हुआ है। वॉज के बाद अ ग्रेट रिस्क जो है वो सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो, वॉज अ ग्रेट रिस्क रन बाय यू। ठीक है, गॉट इट। ऑप्शंस हो तो इसी तरह से चेक करो, ताकि जल्दी जल्दी आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई डिड योर ब्रदर। अब देखो बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। वाई हमें पता है, वाई जो है ये WH फैमिली से बिलोंग करता है। वाई में तो नो चेंज होगी। ठीक है, यानी कि जब आप पैसिव में इसको चेंज करोगे तो वाई की जगह आपको वाई ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वाई के बाद क्या लिखा है, डिड। वाई के बाद वाई के बाद क्या लिखा है, वाई के बाद है डिड। अब हमें पता है कि जो डिड है ये वॉज या फिर वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो समटाइम्स हमारे सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस है इसमें 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब
वो भी आगे एग्जाम्पल में कवर किया हुआ है, वो भी देखते हैं हम, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लो, वाई जो है वो तो चेंज होगा नहीं, तो वाई जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो वाई की जगह वाई ही आएगा। अब जो डिड है वाई के साथ, ठीक है, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डिड है ये वॉज या वर में कन्वर्ट होता है। तो अब पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि वाई के साथ हमको किसको बिठाना है, वॉज को या फिर वर को। जब हम अपना ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, ये है अ लेटर, तो अ लेटर है सिंगुलर, तो यानी कि वाई के साथ कौन बैठ जाएगा आके, वॉज। तो पहले हम अपने ऑप्शन में ये देख लेते हैं कि वाई वॉज कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम अपना ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो क्रॉस हो गया क्योंकि वाई यूअर है। बाकी बी, सी और डी तीनों में वाई वॉज वाई वॉज वाई वॉज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको पता है कि वाई बन गया, वॉज बन गया, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप हमेशा अपना ऑब्जेक्ट उठाकर हेल्पिंग वर्ब के साथ बिठा देते हो, ठीक है। तो वाई वॉज, ऑब्जेक्ट क्या था आपका, अ लेटर, वाई वॉज अ लेटर। अब देखो ज़रा, वाई वॉज अ लेटर कहाँ पर है, ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है। वाई वॉज, ये थे ना तीनों, बी, सी एंड डी। वाई वॉज बाय ब्रदर, वाई वॉज सच अ लेटर। अब ठीक है, अब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला। अब आप बोलोगे कि मैम वाई वॉज के बाद अ लेटर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर है वाई वॉज सच अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर लेटर के लिए बताया गया है, एक एडजेक्टिव लगाया गया है, सच अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन में वाई वॉज अ लेटर तो है नहीं, वाई वॉज सच अ लेटर, ठीक है। तो इस सच को भी कंसीडर कर लोगे, क्योंकि वाई वॉज बाय ब्रदर तो फॉर श्योर होगा नहीं, वाई वॉज रिटन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपने आंसर्स जो हैं वो चेक करते जाने हैं। नाउ कम्स सेंटेंस नंबर 6। तो सेंटेंस नंबर 6 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में है वॉज ही नॉकिंग एट द डोर। अब हमें पता है कि जो वॉज है ना, इसकी कन्वर्जन किस में होगी, वॉज या फिर वर में, ठीक है। इसकी कन्वर्जन वॉज या फिर वर में ही होगी। क्यों, क्योंकि डिपेंड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट अगर तो प्लूरल होगा तो वर लग जाएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट चेक करते हैं ना। अब हमें अपने ऑप्शंस छांटने होते हैं ना, लेकिन हमने देखा सारे ऑप्शंस नहीं, पहले हमने ऑप्शन में देखा सारे के सारे ऑप्शन ही किस में हैं, वॉज में दिए गए हैं। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या बिठाते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बिठाते हैं ना। तो वॉज ही नॉकिंग एट द डोर, वॉज द डोर बींग नॉक्ड एट बाय हिम। अच्छा, एक और चीज़ है इस सेंटेंस में, देखो कुछ हमारे वर्ब्स ऐसे होते हैं ना जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होती है, वो बिना प्रेपोजिशन के अधूरे हैं। जैसे हमारा वर्ड है लुक, है ना, लुक एक वर्ड है। जब आप इसको लुक इनटू या फिर लुकिंग इनटू, एक इसका अपना फिक्स्ड मीनिंग बन जाएगा। लुक आफ्टर, इसका अपना एक मीनिंग बन जाएगा। अगर आप किसी की देखभाल की बात कर रहे हो तो लुक्ड आफ्टर ही होगा या लुक आफ्टर ही होगा। आप किसी इंक्वायरी की बात कर रहे हो तो लुकिंग इनटू ही होगा, सिर्फ लुकिंग लगा के आपका वर्ड का मीनिंग नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है, जब तक हम नॉकिंग के साथ एट नहीं लगाएंगे तो हमारा ये नॉकिंग जो है ये अधूरा रहेगा, ठीक है। तो वॉज ही नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब हमारा इस केस में अब याद क्या रखना है आपको कि इसमें जब आप इसको चेंज करोगे ना तो नॉकिंग के साथ एट आना ही चाहिए। पैसिव में जब आप इसको चेंज करोगे तो नॉकिंग के साथ एट जो है वो लगा रहना चाहिए। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं, सारे ऑप्शन में वॉज है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, इधर सबके साथ डोर है। अब उसके बाद क्या है, हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग तो लगेगा ही लगेगा। तो ना ही तो ऑप्शन नंबर सी में बीइंग दिया हुआ है, ना ही तो ऑप्शन नंबर डी में बीइंग दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शंस कट। अब हमारे पास हो गए ए और बी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नॉकिंग तो नॉक्ड में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एट जो है वो लगा रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये नॉकिंग के साथ एट। तो देखो ज़रा,
किस में है, इन दोनों में से किसके साथ एट दिया हुआ है? ए के साथ एट है, बी के साथ एट नहीं है। इट मीन्स ए इज़ द आंसर, ठीक है। और अगर जहाँ पर आपको लगे कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है इस वर्ब के साथ, तो आप डायरेक्ट पहले आप क्या चेक करो, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को आप देखते ही ये चेक करो कि आईएनजी है, तो पहले हम बीइंग ही देख लेते हैं, तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएंगे ये दोनों ऑप्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा नॉकिंग एट, एट हमेशा नॉकिंग एट, जब हम किसी दरवाजे को नॉक करने की बात कर रहे हैं तो इसके साथ एट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉक्ड के साथ कहाँ पर एट है, कहाँ पर नहीं है। बी में नहीं है, मीन्स ए आपका आंसर है ना। जल्दी जल्दी से आपने क्या किया, फटाफट आपने आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें देखो, स्टीफन किंग हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज दैट फैसिनेट एवरीवन। जो स्टीफन किंग है उसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो स्टीफन किंग है इसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जिसने बहुतों को फैसिनेट किया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ना, हमारे सेंटेंस में समटाइम्स क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मैनी स्टोरीज है और एवरीवन भी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाना कैसे है, हम पहले इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, देखो मैनी स्टोरीज, एक तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में हैज़ रिटन लिखा हुआ है। बेटा इसको ध्यान से समझना, इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हैज़ रिटन, यानी कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हमें पता है कि हैज़ है तो हैज़ और हैव दोनों आ सकते हैं पैसिव में, और बीन भी लगेगा ही लगेगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी ही आएगी, यानी कि ये चीज़ तो आपको डेफिनेटली सेंटेंस में देखने को मिलनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, हैज़ बीन, हैव बीन या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ मिल रही है ना। हमें अपने ऑप्शंस को इजी बनाना ना, तो एक चीज़ तो ये हमें यहाँ पे मिल रही है, हैव बीन रिटन, इसमें लिख रही है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय, इसमें नहीं मिल रहा। स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में एक गड़बड़ी है। इस सेंटेंस को आप देखो ध्यान से पढ़ो, स्टीफन, अब हम इसके पहले मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के इसको समझा देती हूँ, ताकि आप जब ऑप्शन को साथ में आप खुद भी बताओगे ना, ऑप्शंस जब आप बताओ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए इसको समझना। मैनी स्टोरीज विच हैव बीन रिटन बाय किंग, यहाँ पर ये किंग स्टीफन है, यहाँ पर ये भी आपको करेक्ट करना है, ठीक है। मैनी स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय स्टीफन किंग विच फैसिनेट एवरीवन, तो पहले हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज स्टीफन किंग, ठीक है। मैनी स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय स्टीफन किंग विच फैसिनेट एवरीवन। नेक्स्ट इज एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग। स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग फैसिनेट, इसका तो बिल्कुल ही मीनिंग नहीं बन रहा है। एवरीवन फैसिनेटेड मैनी स्टोरीज विच आर रिटन बाय, इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। इस स्टोरी में देखो, इस सेंटेंस में आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, मैनी स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय किंग स्टीफन विच फैसिनेट एवरीवन, या फिर एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग। अब ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वाई, यहाँ पर एक रीज़न है, क्योंकि देखो बेटा विच जो होता है ना, विच क्या है, विच हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको ध्यान से सुनना। विच क्या होता है, विच हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि ये जो उसके ठीक आगे जो नाउन दिया होता है ना, अब हमारा इसके विच के ठीक आगे नाउन कौन सा है, स्टीफन किंग, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में। तो क्या स्टीफन किंग ने फैसिनेट किया सबको। अब देखो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे स्टीफन किंग लगा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि स्टीफन किंग ने फैसिनेट किया सबको। लेकिन स्टीफन किंग ने सबको फैसिनेट नहीं किया, स्टीफन किंग की जो स्टोरीज हैं उसने सबको फैसिनेट किया है, ठीक है, प्रभावित किया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से समझें तो स्टीफन किंग जो है वो नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच है, तो विच लगाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या बन गया,
विच लगा दिया तो मतलब कि जो स्टीफन किंग है उसने सबको फैसिनेट किया, बट हमारा कहने का मतलब है कि जो उसने स्टोरीज लिखी हैं उसने सबको फैसिनेट किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो मैनी स्टोरीज है और एक एवरीवन है। तो जब हमारा डबल ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में, तो हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रखकर अपना जो पैसिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तो इस केस में जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है इसमें एवरीवन जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले रखकर आपका पैसिव सेंटेंस बनाया गया है। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग, ठीक है। लेकिन इसमें भी सेंटेंस में ये ऑप्शन में यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर एवरीवन इज़ फैसिनेटेड, यहाँ पर आएगा एवरीवन हैज़ बीन फैसिनेटेड, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज आएगी, एवरीवन हैज़ बीन। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ना, हमने पढ़ा था कि हमारे सेंटेंस में टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा टेंस क्या है, हमारा टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसमें हैज़ भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एवरीवन, एवरीवन, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, एवरीवन इज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एवरीवन हैज़ बीन, ठीक है। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, बट आप ये मिस्टेक प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। एवरीवन हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ऑप्शन में गड़बड़ होगी तो फॉर श्योर इसमें बच्चा तो कंफ्यूज रहेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप होता नहीं है ऐसा, एग्जाम्स में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया। तो एवरीवन हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमें फॉर्मेट तो एग्जैक्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी हमारा नाउन होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि स्टीफन किंग ने सबको फैसिनेट किया, उसकी जो लिखी गई स्टोरीज थी उसने सबको फैसिनेट किया, ठीक है। तो एवरीवन हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय मैनी स्टोरीज रिटन बाय स्टीफन किंग, राइट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8 है। इस सेंटेंस में क्या है, सिट डाउन। अब देखो सिट डाउन क्या हो गया, सिट डाउन एक इम्पैरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को या तो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या किसी को कमांड कर रहे हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट। तो अब रिक्वेस्ट में आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि जब भी रिक्वेस्ट होगी ना तो आपके इम्पैरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ ज़रूर दिया होगा, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस अभी हम इसको कर लेते हैं, सिट डाउन। आपको फ़िलहाल क्या याद रखना है कि जब भी हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस होगा जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये लेट से भी बन सकता है। देखो ऑर्डर वाला अगर कोई सेंटेंस होगा, अगर आपका सेंटेंस ऑर्डर वाला है, ठीक है, अगर आपका इम्पैरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर वाला है, ठीक है, तो ये लेट से भी शुरू हो सकता है और ये यू आर ऑर्डर्ड से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड से भी शुरू हो सकता है और लेट से भी शुरू हो सकता है। अब हम इसके पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट यू सिट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब देखो जब भी अगर यहाँ पर होता ना सिट डाउन प्लीज़, अगर यहाँ पर होता सिट डाउन प्लीज़ तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। याद रखना प्लीज़ एक की वर्ड है, जब भी प्लीज़ दिखेगा ना आपको इम्पैरेटिव सेंटेंस में, प्लीज़ दिखेगा, पैसिव बनाना है आपको, तो उसका ऑप्शन होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे जो भी सेंटेंस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं इस सेंटेंस में सिट डाउन। अब लेट यू सिट मीनिंग लेस है, मीनिंग भी मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ये नहीं कि लेट देखा और टिक लगा दिया, मीनिंग नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ कीवर्ड नहीं है हमारा, ठीक है। यू शुड सिट डाउन, और शुड जो है ये हमेशा जब हम किसी को एडवाइस या किसी को सजेशन दे रहे हैं ना, जब हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं तब हम शुड लगाते हैं, ठीक है। तो ये सजेशन भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या है, बी सीटेड। तो इसका आंसर यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर लेट से भी नहीं है, तो यहाँ पर बी सीटेड, सिट डाउन का जो पैसिव है वो होता है बी सीटेड। ठीक है, तो ये याद रखना, सिट डाउन का पैसिव है बी सीटेड, ये इसका आंसर होगा। अब है गेट आउट। ठीक है, अब गेट आउट का पैसिव क्या होगा? गेट आउट का पैसिव क्या होगा? गेट आउट का पैसिव होगा, अब गेट आउट भी क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, लेट से भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड से भी हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस हमारे लेट से बन जाते हैं और कुछ सेंटेंसेस लेट से नहीं बनते, तो जो नहीं बनते वहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड लगा सकते हो। तो जैसे गेट आउट है, लेट यू गेट आउट कोई सेंस नहीं है इसकी। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू शुड गेट आउट, एडवाइस तो है नहीं, गॉट आउट ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। ठीक है, गेट आउट भी हमारा एक इम्पैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज टेक द मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स ले लो। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये एक सजेशन है ना। तो जहाँ पर सजेशन दिखेगी वहाँ पर क्या लगेगा? शुड। देखो एस से सजेशन और एस से शुड, तो इजी है, जहाँ पर आपको लगे सजेशन है वहाँ पर शुड आना चाहिए। टेक द मेडिसिन्स, यू शुड टेक द मेडिसिन। अब देखो शुड वाला कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सजेशन है तो फॉर श्योर इसका पैसिव होगा। ठीक है, और देखो इसमें अब ये वैसे सेंटेंसेस आ गए जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा दिख नहीं रहा, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, लेकिन इसमें इम्पैक्ट किसी ना, ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ही हम बोल सकते हैं टेक द मेडिसिन। हमारे सामने कोई होगा तो हम उसी को बोलेंगे ना कि मेडिसिन लो, या सिट डाउन या गेट आउट, हम उसी को बोलेंगे। ठीक है, ऐसे खाली कमरे में अकेले तो बोलेंगे नहीं ना किसी को गेट आउट या फिर टेक द मेडिसिन। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है बट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है और उसका असर उस पर पड़ रहा है। टेक द मेडिसिन इसलिए पैसिव में चेंज हो रहा है। तो टेक द मेडिसिन, medicine should be taken by you, no, medicine should be took by you, no, you should take the, जहाँ पर भी आपने देखा कि ये पैसिव है, मतलब ये सजेशन है, तो you should। ठीक है, एडवाइस भी हो सकता है, लेकिन देखो बेटा आपको इसमें याद क्या रखना है, अभी बताती हूँ आपको इसमें याद रखना है। एक तो अगर तो सजेशन है, अगर तो सजेशन है, ठीक है, सजेशन में होगा शुड, पैसिव वॉइस जब आप चेंज करोगे। और अगर एडवाइस है, ठीक है, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस में आप क्या लिखोगे? यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम सजेशन और एडवाइस में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सजेशन है ये एडवाइस है? तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है दोनों में। आप चेंज देखो, एक तो आपको ऑप्शंस मिले होंगे, ठीक है, ऑप्शंस होंगे ही आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो दोनों ऑप्शंस डाल देंगे, शुड वाला भी डाल देंगे और यू आर एडवाइज्ड वाला भी डाल देंगे। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। वैसे आपको बता देती हूँ, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है जहाँ पर आपको फिजिकली बेनिफिट हो रहा हो, हेल्दी बेनिफिट्स हो रहे होते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, उसमें आप एडवाइस कंसीडर करते हो, यू आर एडवाइज टू। और जहाँ पर आपको अपना कोई हेल्दी, मतलब हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं है या फिर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, उनको आप सजेशन कंसीडर कर सकते हो। बट ये कोई रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सजेशन हो भी सकते हैं समटाइम्स। अब आप कन्वर्ट करके देख लो, जहाँ पर शुड से कन्वर्ट हो जाता है इजीली तो आप उसको सजेशन करो, लेकर रखो। जहाँ पर शुड से आपको लग रहा है कि ये शुड से मेरा पैसिव नहीं बन रहा है ना, तो वहाँ पर आप यू आर एडवाइज्ड कर लो। ठीक है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको लगे कि ये शुड से बन रहा है तो बना लो, जहाँ पर आपको लगे कि शुड से नहीं बन रहा तो यू आर एडवाइज्ड से बन रहा है तो यू आर एडवाइज्ड से बना लो। ठीक है, अगर दोनों से बन रहा है तो दोनों से बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको बताया, कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ देखा जाता है 90% केसेस में कि जहाँ पर एडवाइस है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं या फिर आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आ गया डू नॉट स्मोक। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा? डू नॉट स्मोक, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, यू डू नॉट स्मोक, नो पैसिव, स्मोकिंग शुड नॉट बी डन बाय यू। यहाँ पर आएगा डू नॉट स्मोक। ठीक है, यानी कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्मोक करेगा तो
की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो मीन्स यू आर एडवाइज्ड टू, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। अब ऐसे तो यू आर एडवाइज्ड टू होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू लगाओगे, टू की जगह नॉट टू लगाओगे। जैसे ये देखो डू नॉट था ना, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब फटाफट हम ऑप्शन सेंटेंस नंबर 12 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 12 क्या है? वी शेल नॉट हैव एक्सेप्टेड द जजमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वी शेल नॉट हैव एक्सेप्टेड द जजमेंट। अब सबसे पहले तो ये देख लो क्या बोला कि हमें ऑप्शंस मिलेंगे, तो हम ऑप्शंस को देखकर फटाफट अपना आंसर लिखेंगे। पहले तो देखो जजमेंट यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट बनेगा। हर एक में द जजमेंट से ही शुरू हुआ है, ठीक है। हैव एक्सेप्टेड है तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, जो भी होगा हैव। अब देखो शेल है, विल है, इनके साथ हैव ही लगता है। नॉट है ना, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन इसके साथ हैव ही आएगा। अब सबसे पहले ये देख लो हैव बीन एक्सेप्टेड किस किस ऑप्शन में है ना। हैव बीन एक्सेप्टेड देखो किस किस में है, इसमें भी हैव बीन एक्सेप्टेड है, ठीक है, मतलब नॉट भी होना चाहिए साथ में, नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड इसमें भी है, नॉट बी एक्सेप्टेड ये तो ऑप्शन क्रॉस, शेल नॉट बी एक्सेप्टेड ये भी ऑप्शन क्रॉस, यहाँ पर भी नॉट विल हैव एक्सेप्टेड है, यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी क्या है? नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड, आपका ए ऑप्शन जो है, और जो आपका डी ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको देखना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर है द जजमेंट। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस सिर्फ शेल का और सिर्फ विल का डिफरेंस है, बस यही दो डिफरेंस हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वाई इज़ इट सो? क्योंकि वी जो है ना, वी आपका है फर्स्ट पर्सन। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। जब हम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं ना, सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ क्या लग जाता है? शेल। और सेम कंडीशन सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाता है? विल। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? थर्ड पर्सन के साथ लगता है विल, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ लगता है विल। तो जजमेंट जो है, ये जजमेंट हमारे लिए थर्ड पर्सन ही है, ठीक है, ना मेरी ना तुम्हारी। जिसने भी जज ने जजमेंट करनी है या कोई और थर्ड पार्टी जो जजमेंट करेगी, तो जजमेंट हमारे लिए क्या है? यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा? विल आएगा, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। अब चलते हैं, हमारा 13th वाला है सेंटेंस, हु गेव यू आइसक्रीम। अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो हु है ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम में। और हु जो है, मैंने बताया था कि हु जो है वो समटाइम्स हु में भी रहता है, ठीक है। ऐसा ट्रिकी आपको आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि हु बाय हुम में चेंज हो जाता है, हु में ही रहता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में वही चीज़ डाली जाती है जो कम लोगों को पता होती है ना। अब हम पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अब पहले हम वो ऑप्शन देखते हैं जो हम सबको पता है कि हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं इन ABCD में से बाय हुम ए ऑप्शन है, चलो ये लगा दिया। बाय हुम के बाद आगे भी हमें चेक करना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपरली फ्रेम तो किया है कि नहीं किया। अब बाय हुम के बाद क्या लगेगा यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर है हु गेव यू आइसक्रीम, तो गेव से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंपल पास्ट है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, जब आप उसको पैसिव में चेंज करते हो तो या तो वॉज लग जाता है या तो वर लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय हुम के साथ या तो वॉज आना चाहिए या तो वर आना चाहिए। जब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, तो वॉज तो आता नहीं, यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। और ये भी याद रखना बेटा कि WH फैमिली के साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो आपकी इंटेरोगेटिव साउंड जो है वो मेंटेन रहती है। बाय होम यू वर गिवन अगर आइसक्रीम होगा तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा ना बाय होम, पहले यू लगा दिया होगा फिर वर लगाया होगा, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव जो टोन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो याद रखना WH फैमिली के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा
तो हमारे क्वेश्चन की साउंड जो है वो मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वाई वर यू एब्सेंट क्वेश्चन मार्क, वाई यू वर एब्सेंट इज असर्टिव। ठीक है, ये भी मैं आपको सेंटेंसेस के टॉपिक में बता दूंगी। ठीक है, तो वाई बस अभी फिलहाल याद रखो कि WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब को बिठा के रखोगे तो क्वेश्चन की टोन मेंटेन रहती है। बाय हुम वर यू होना चाहिए, बाय हुम यू वर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए तो है ही है, बी पढ़ लेते हैं। हु वर यू गिवन एन आइसक्रीम, यहाँ पर क्या है, हु वर यू गिवन आइसक्रीम बाय। अब सी पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हु हैड आ गया, ये तो बिल्कुल ही हमारा टेंस जो है वो टेंस ही हमारा मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, तो बी को भी चेक कर लें ज़रा, बी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब हमने अपना बी ऑप्शन देखा, हु वर यू गिवन आइसक्रीम बाय, तो आपका ये ऑप्शन भी सही है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो हु है ये हु में भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका हु पहले होगा और आपका लास्ट में सेंटेंस में बाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाय। ठीक है, एक तो हु बाय हुम में चेंज होता है और जो हु है वो हु बाय में भी चेंज होता है, और ये जो बाय है ये लास्ट में लगा होना चाहिए। देखो यहाँ पर है हु वर यू गिवन आइसक्रीम बाय, थर्ड फॉर्म है, गिवन गेव का गिवन है, बिल्कुल है। ठीक है, बाय भी है, लास्ट में है, हु और यू के साथ पहले क्या लिखा है, वर है। ठीक है, हु यू वर अगर होगा तो नहीं, हु वर यू। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी, ये दोनों के दोनों सही ऑप्शंस हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओपन द रिसेंटली पेंटेड विंडोज विच आर फार फ्रॉम द मेन डोर। अब बेटा ऑप्शन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 14 है, ठीक है, ये आपका काम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इतना बता देती हूँ कि ओपन द रिसेंटली, अब यहाँ पर ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है कि जो रिसेंटली पेंटेड विंडोज़ हैं जो मेन डोर से बहुत दूर है, ज़रा उनको खोल दो। ठीक है, तो ये इम्पैरेटिव है, एक ऑर्डर किया जा रहा है। ऑर्डर जो है वो लेट से भी शुरू हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड से भी शुरू हो सकता है। अब देख लो यहाँ पे लेट से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी और डी तो है नहीं, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आपने मुझे बताना है कि ए और बी दोनों में से कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही कुड बाय अ कार इफ़ ही वांटेड। ठीक है, ही कुड बाय अ कार इफ़ ही वांटेड। अब यहाँ पर क्या होगा, ही कुड बाय अ कार इफ़ ही वांटेड, सोचो ज़रा इसमें। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज आ जाता है। कंडीशनल क्लॉज अभी क्या होता है, फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि फिर वो क्लॉजेज़ का चैप्टर है, वो मैं आपको क्लॉजेज़ में ही समझाऊंगी। बस यहाँ पर ये देख लो, ही कुड बाय अ कार इफ़ ही वांटेड। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ कार। अब देख लो क्या अ कार से हमारा कोई यहाँ पर ऑप्शन जो है वो शुरू हो रहा है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, कार लिखा हुआ है, अ कार होगा यहाँ पर। ठीक है, अ कार। अब कुड जो है वो कुड में ही रहेगा, तो अ कार। बाय जो है देखो आप इसको जैसे मैथ्स में रफ करते हैं ना, वैसे करके देख लो, बाय बॉट में होना चाहिए। ठीक है, और कुड हमारा मोडाल है, जहाँ पर भी मोडाल्स होते हैं ना जिन सेंटेंसेस में भी, वहाँ पर क्या लग जाता है, बी, ये भी बात याद रखना। ठीक है, जब हम मोडाल्स अपने जो हमारे मोडाल्स होते हैं, जब हम इनको पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो मोडाल्स के साथ एक चीज़ लग जाती है, वो क्या लगती है, बी, मोडाल प्लस बी। अब देखो ज़रा किसी के साथ, यहाँ पर कुड के साथ कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जहाँ पर बी लगा हुआ है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर बी लगा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं है, और नो पैसिव तो होगा नहीं, तो यानी कि हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अ कार आ जाएगा क्योंकि हमें आर्टिकल को भी कंसीडर करना होता है। अ कार कुड बी बॉट बाय हिम इफ़ ही वांटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज 16th है आपका, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमारा वाई जो है वो वाई में ही चेंज होगा। ठीक है, अब हमारा जो आर है, ये याद रख लेना, आर जो है ये किस में चेंज हो जाता है, आर जो है वो इज़
एम और आर, इन्हीं तीनों में चेंज होता है, डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। चलो अब हम फटाफट ऑप्शंस देखने हैं, फटाफट देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो यानी कि वाई के साथ ये जो हमारा आर है ना, ये किस में चेंज होने वाला है, इज़ में चेंज होने वाला है। देख लो हमारे ऑप्शन में वाई के साथ इज़ कहाँ पे बैठा हुआ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो वाई के साथ इज़ यहाँ बैठा हुआ है। वाई इज़ अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, अगेन ING है, यहाँ पर बीइंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक है। शी क्राइड, अब बताओ इसका क्या पैसिव होगा, शी क्राइड का पैसिव क्या होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर वो चिल्लाई, शी क्राइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या तो किसी को, जो किसी को हम बोल रहे हैं ना, ये किसी को ही ऑब्जेक्ट है, या तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा कोई ऑर्डर सुनने वाला है तो हम दे रहे हैं ना, या तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट सुनने वाला है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बेशक आपको दिया है नहीं दिया है, बट ऑब्जेक्ट होता है, इम्पैक्ट है, तो वहाँ पर चेंज हो जाती है। बट शी क्राइड इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। शी क्राइड सामने वाला कौन है, क्या है, इम्पैक्ट है नहीं है ना, नन ऑफ आवर कंसर्न। तो शी क्राइड इसमें क्या बनेगा, नो पैसिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई भी। देन 18th वाला सेंटेंस क्या है, डिडेंट दे नो दैट यू आर द सन ऑफ अ क्रिकेटर। अब डिडेंट जो है वो किस में चेंज होता है, वॉज या फिर वर में। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि डिडेंट है तो वॉज नॉट या फिर वर नॉट से सेंटेंस शुरू होगा, है ना। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को छांटना है। ठीक है, फटाफट हमें ऑप्शंस वो देखने हैं। डिड वॉज वर में चेंज होता है, डिड नॉट वॉज नॉट या फिर वर नॉट में चेंज होगा, तो ए और बी ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गए। अब हमारे पास रह गया सी और डी। ठीक है, वॉज आएगा या वर आएगा, ये बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सन ऑफ अ क्रिकेटर। ठीक है, अ क्रिकेटर, तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो वॉज से शुरू होना चाहिए, तो ये वर्ब भी नहीं होगा, तो बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक होगा। पढ़ लेते हैं अब इसको, वॉज नॉट इट नोन बाय देम दैट यू आर द सन ऑफ अ क्रिकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट इज पीपल कंसीडर दैट ही इज़ रिच। अब बेटा कुछ ऐसे आपको सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पर आएगा पीपल कंसीडर या फिर नोज, बिलीव्ड, ऐसे वर्ड्स आएंगे। कंसीडर वर्ड होगा, नोज होगा, बिलीव होगा, ठीक है, सेड होगा, से होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब भी चेंज करना होता है तो इट इज़ सेड, इट इज़ नोन, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ कंसीडर्ड। ठीक है, इस तरह से इसका पैसिव बनता है, याद रख लेना। कंसीडर, से, नो, बिलीव, ये कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इट इज़ सेड, से सेड में चेंज हो जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ नोन, इट इज़ कंसीडर्ड। ठीक है, इसका पैसिव ऐसे बनता है। तो पीपल कंसीडर दैट ही इज़ रिच, तो ये बनेगा इट इज़ कंसीडर्ड बाय पीपल दैट ही इज़ रिच। अब देखो इट इज़ कंसीडर्ड, अब हमें पता है कि इसका ऑप्शन जो है इट इज़ कंसीडर्ड होता है, तो इट इज़ कंसीडर्ड कौन कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, एक तो ए ऑप्शन में मिल रहा है और एक तो डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम बी और सी को पहले ही क्रॉस कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में आप बाय मेंशन नहीं करते हो, बाय मेंशन नहीं करते हो, बाय पीपल, ये चीज़ आप मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो मेंशन किया हुआ है। इट इज़ कंसीडर्ड दैट ही इज़ रिच, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया द फ्लोर वॉज क्लीन्ड। द फ्लोर वॉज क्लीन्ड, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है कि फ्लोर जो था वो क्लीन कर दिया गया था, मतलब किसी ने तो उसको क्लीन किया होगा, अंडरस्टूड है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अंडरस्टूड सेंटेंसेस होते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका पैसिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमारा वॉज लगा हुआ है ना। क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं उसमें तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर उसके साथ उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज या फिर वर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये तो ऑलरेडी वॉज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये पैसिव में है। हमें इसको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है।
द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय समवन, है ना। अगर हम इसको बाय समवन लगा के देखें, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय समवन, किसी ने तो उसको क्लीन किया ही होगा। अंडरस्टूड, जो हमारे अंडरस्टूड सेंटेंसेस होते हैं ना, अंडरस्टूड सेंटेंसेस में हम बाय नहीं लगाते, ये ध्यान से सुन लेना। अंडरस्टूड सेंटेंसेस में हम बाय नहीं लगाते हैं जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बाय नहीं लगा हुआ। द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय समवन, लेकिन कहने का मतलब क्या है, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय समवन, तो किसी ने तो फ्लोर क्लीन किया ही होगा, यानी कि समवन क्लीन्ड द फ्लोर, समवन क्लीन्ड द फ्लोर, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो अगर आपको सपोज एग्जाम में इस तरह से आ जाए, कैसे आ जाए, अगर एग्जाम में आपको ये सेंटेंस इस तरह से आ जाए, समवन क्लीन्ड द फ्लोर, तो आंसर क्या होगा, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड। समवन टुक माई वॉच, माई वॉच वॉज टेकन बाय समवन नहीं लिखोगे, ठीक है। समवन स्टोल माई वॉच वॉज स्टोलन बाय समवन नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर एक्टिव आपको इस तरह से आ गया तो आपको पैसिव इस तरह से बनाना है, उसमें बाय समवन नहीं लिखना, ठीक है। ये नहीं लिखना होता पैसिव में, बाय समवन पैसिव में हम नहीं लिखते, बाय समवन नहीं लिखते, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब देखो, पुलिस ने थीफ को क्या किया, अरेस्ट किया। अंडरस्टूड सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि अरेस्ट करने की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ पुलिस को है। हम लोग चोर को पकड़ सकते हैं, है ना, लेकिन हम उसको अरेस्ट नहीं करते, ठीक है। अरेस्ट करने की अथॉरिटी सिर्फ पुलिस के पास है, इसीलिए ये अंडरस्टूड सेंटेंस है, तो बाय पुलिस जो है हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अब अरेस्टेड द थीफ, तो अरेस्टेड V2 है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि वॉज या फिर वर आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ सिंगुलर है, तो द थीफ वॉज, पहले तो देख लो द थीफ वॉज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम अपने ऑप्शंस जो हैं वो करते हैं, तो ये आ गया, ये भी नहीं होगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड बिल्कुल सही है पैसिव, इसका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका आंसर बनेगा द थीफ वॉज अरेस्टेड। बाय पुलिस नहीं होगा, अंडरस्टूड है, अरेस्ट करने की अथॉरिटी सिर्फ पुलिस की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, नेक्स्ट इज नन लाइक्स हिम, उसको कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखो, अब नन लिखा है तो नन लाइक्स हिम यानी कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और जो हमारा नन होता है ना, ये जब आपका सेंटेंस में नॉट हो और एनी हो, ठीक है, नॉट और एनी मिलकर क्या बनाते हैं, नन बनाते हैं। नॉट एनी मतलब नन, तो हम देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में नॉट भी है और एनी भी है, लेकिन ये याद रख लेना नन नेगेटिव है तो नॉट आपका सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस पे नज़र डालो, ऑप्शन पे जब हम नज़र डालेंगे तो आएगा ही इज़ लाइक्ड बाय नन। अब देखो, नन वर्ड जो है ये नेगेटिव तो है, लेकिन हमारा सेंटेंस में नन अब ये लास्ट में है, मतलब पहले हम पॉजिटिव बता रहे हैं कि ही इज़ लाइक्ड, पसंद किया जाता है, और बाद में हम कह रहे हैं बाय नन, तो बिल्कुल अटपटा सा मीनिंग है। और यहाँ पर देखो नॉट भी है और एनी भी है, नॉट प्लस एनी इज़ नन, ठीक है। तो ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी वन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हैव द हाउस पेंटेड, ठीक है। अब हैव यहाँ पर क्या है, हैव जो है ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहाँ पर जो डूअर है, डूअर मीन्स काम करने वाला, सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, वहाँ पर काम खुद जो करता है, जो डूअर है वो खुद काम नहीं करता, वो किसी से काम करवाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, ऑब्जेक्ट तो है ही है, यानी कि हम किसी को कह रहे हैं, ठीक है। हैव द हाउस पेंटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, पेंट द हाउस, नो, आई हैव पेंटेड, मैंने तो बिल्कुल काम किया ही नहीं है, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड, नो, इसका आंसर क्या आएगा, गेट समवन। हैव द हाउस पेंटेड, तो हम यानी कि हम किसी कह रहे हैं कि अब इस घर को ना पेंट कराओ, तो जाओ किसी को ले आओ और पेंट करा दो, गेट समवन टू पेंट द हाउस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। अब बेटा ये जो है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, देयर इज़ नो, जब भी ऐसा सेंटेंस देयर इज़ से, जब भी देयर इज़ से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ नो टाइम, जो भी आपका लास्ट में टू के साथ जो भी आपका वर्ब होता है ना, वो टू भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। याद रखना, जो आपने सिर्फ लास्ट के वर्ड्स देखने हैं, टू
जो भी आपका वर्ब है साथ में, तो उसमें बी लगा देना है, टू बी। अब बी लगाया तो वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, टू बी वेस्टेड। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, देयर इज़ नो टाइम टू बी वेस्टेड। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है देयर इज से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 25। रानी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन टू मुंबई। ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलर सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है रानी आस्क्ड मी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बस इसी में आपने स्वैपिंग करनी है और चेंज करना है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, अब मी जो है किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई वॉज आस्क्ड बाय रानी, ठीक है, इफ़ आई हैड बीन टू मुंबई, इन्हीं में चेंज आएगा। आई वॉज आस्क्ड, यहाँ पर भी बाय लगाना ऑप्शन में तब ज़रूरी होता है जब यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम दिया हो। जैसे इस सेंटेंस में आई वॉज आस्क्ड बाय रानी, यहाँ पे रानी पर्टिकुलर नाम दिया था इसलिए बाय रानी लगा। सपोज़ अगर यहाँ पे रानी की जगह ही होता, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनना था, आई वॉज आस्क्ड इफ़ आई हैड बीन टू मुंबई, बाय नहीं लगाना था। तो याद रखना, अगर कोई प्रोनाउन दिया होगा ही या फिर शी तो बाय नहीं लगेगा, लेकिन अगर ही या शी की जगह कोई नाम दिया है तो फिर आपको बाय लगाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, राइट। नाउ सेंटेंस नंबर 26, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़। अब यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने अपने शूज़ किसी से पॉलिश करवाए है ना, मैंने खुद पॉलिश नहीं किए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बताया मैंने आपको कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज आएगी, इसमें मेड भी है आपका। ठीक है, हिम क्या बन जाएगा, ही, और आई मेड हिम पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या फिर वर लगेगा। आई के साथ, सॉरी, ये हिम जो है ये किस में चेंज हो रहा है, ही में चेंज हो रहा है, तो वर तो लगेगा नहीं, ये बनेगा ही वॉज मेड। अब देखो ही वॉज मेड कौन से ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब ऑप्शंस चेक कर लो, ही वॉज मेड कहाँ पर है, ए ऑप्शन है, ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़। अब याद रख लेना, यहाँ पर दो वर्ब है, मेड है और पॉलिश है। ठीक है, चेंज आपको इसमें करनी है, और जो भी आपका सेकेंड वर्ब रह जाएगा इसके साथ टू लगा दोगे, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अब इसमें ING फॉर्म भी लग सकती है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है, आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड। अब यहाँ पर क्या है, आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, आई और हर में चेंज आएगी, हर किस में चेंज हो जाएगा, हर चेंज हो जाएगा शी में। अब सॉ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या फिर वर लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर इन वर्ब्स में भी ना, पॉजिटिव वर्ब्स में भी बाय नहीं लगाया जाता, जैसे इस सेंटेंस में भी नहीं लगा है। ठीक है, शी वॉज सीन क्रॉसिंग द, अब सॉ जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, ऑप्शन में देख लो शी वॉज कहाँ पर है, ए ऑप्शन है, शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 28 है, आई सॉ हर गो। ठीक है, आई सॉ हर गो। अब यहाँ पर देखो, आई सॉ हर, शी, हर बन जाएगा क्या, शी। ठीक है, अब आई सॉ हर पास्ट इनडेफिनिट है तो वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा, अब क्योंकि शी है तो वॉज ही लगेगा, शी वॉज। अब गो का क्या बन जाएगा, सॉरी, गो का जो है अभी बताती हूँ। अब यहाँ पर है, आई सॉ हर गो, शी वॉज सीन, क्योंकि सॉ हमारा वर्ब कौन सा है जिसको हमने चेंज करना है, जो हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर वो है सॉ। ठीक है, शी वॉज सीन, सॉ का बन जाएगा सीन, शी वॉज सीन टू को। अब यहाँ पर टू कहाँ से आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मेट है, आपको क्या याद रखना है, जो हमारा कॉजेटिव, इस तरह से जो हमारे कॉजेटिव वर्ब्स होंगे जहाँ पर आपको दो दो वर्ब्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब उसमें आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पर था इस एग्जाम्पल में, आई सॉ हर गो, सॉ यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है तो सॉ को सीन में बदलना है, शी वॉज सीन। ठीक है, अगर तो आपको टू दिया है सेंटेंस में वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो ये टू आपको लगाना है, इसको इन्फिनेटिव बनाना है वर्ब को। ठीक है, जो आपका दूसरा वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाना है, जैसे गो हमारा दूसरा वर्ब था, इसको इन्फिनेटिव बनाना है तो इन्फिनेटिव हम टू लगाएंगे। ठीक है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आपको वर्ब दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो 27th एग्जाम्पल की एक बारी दोबारा से समझा देती हूँ, आई सॉ हर,
ठीक है, आई सॉ हर, तो ये क्या बना, हर बन गया शी में, और क्योंकि सॉ आपका पास्ट परफेक्ट, आई सॉ हर तो यानी कि आपका पास्ट इनडेफिनिट है, तो वॉज यहाँ वर लगता है, तो शी के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और सॉ का क्या बन जाएगा, सीन बन जाएगा। शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉसिंग द रोड है, ING फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर शी वॉज सीन, नो चेंज। बट जैसे यहाँ पर था आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, तो हिम का हमने बना दिया ही, आई मेड हिम, ठीक है, आई मेड हिम, ही हिम का हमने बना दिया ही के साथ लगा वॉज, और मेड जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ही वॉज मेड, बाय मी नहीं आएगा यहाँ पर, इस केस में बाय नहीं लगता, ये याद रखना, ठीक है, ही वॉज मेड। अब जो पॉलिश आपका वर्ब बच गया ना, इसके साथ इन्फिनेटिव लगाओगे आप, ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़, ठीक है। इसी तरह से आपका जो 28 है, आई सॉ हर, शी वॉज सीन, गो के साथ इन्फिनेटिव लगाओगे, शी वॉज सीन टू गो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 29th एग्जाम्पल, आई नो हर, तो ये क्या बनेगा, आई नो हर, ये बनेगा हर जो है किस में चेंज हो जाएगा, हर चेंज हो जाएगा शी में, ठीक है। आई नो हर ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इज़ एम आर लगेगा। अब शी के साथ क्या लगेगा, शी के साथ इज़ लगेगा, शी इज़ नोन बाय मी होगा या नोन टू मी होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, उनके साथ बाय नहीं लगता। याद रखना बेटा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सोच रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, थिंकिंग, रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, किसी को जानना, तो ये दिखाई नहीं देते वर्ड्स, ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ बाय कभी भी नहीं लगता, ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, शी इज़ नोन टू मी, ठीक है, इनके साथ हम प्रपोजिशन टू लगा लेते हैं, एट लगा लेते हैं, जैसे सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया, इनके साथ एट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आई वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट। अब अमेज्ड आपका ऐसा वर्ब है जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, बाय नहीं लगेगा, तो आई वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द रिजल्ट अमेज्ड मी, यहाँ पर ये नहीं आएगा कि आई वॉज अमेज्ड बाय द रिज़ल्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो द रिज़ल्ट अमेज्ड मी। और ये वैसे भी आपकी कौन सी वॉइस है, अगर आप देखो तो ये पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में वॉज या वर के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होती है, तो यहाँ पर तो वॉज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दिस इज़ पैसिव। अगर आपको सेंटेंस इस तरह से आ जाए एग्जाम में, द रिज़ल्ट अमेज्ड मी, तो अमेज एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आप बाय नहीं लगाओगे, तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, आई वॉज अमेज्ड एट द रिज़ल्ट, आई वॉज अमेज्ड बाय द रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अमेज्ड हो गया, शॉकिंग हो गया, सरप्राइजिंग हो गया, या शॉक्ड या सरप्राइज्ड, ठीक है, जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो सरप्राइज्ड और शॉक्ड थर्ड फॉर्म ही लगेगी ना, अमेज्ड तो इनके साथ एट लगाओगे, बाय नहीं लगाओगे, ठीक है। नो जो है अगर नो आ जाता तो इसके साथ टू लगाओगे, राइट। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके MCQs, ठीक है। और एक अब नेक्स्ट जो आपका काम है वो क्या है, एक्सरसाइज है जो आपने खुद सॉल्व करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस है ये आपकी, ठीक है। इसमें से मैंने वही सेंटेंसेस आपको डाले हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में, जैसे देयर इज़ पर्टिकुलर फॉर्मेट है, देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, देर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड, इसका आंसर बता दिया, बाकियों का आंसर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वो आपने खुद करना है, ठीक है। देर इज़ नो मनी टू डोनेट, देर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। द न्यूज़ सरप्राइज्ड ऑल, अभी अभी बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसमें क्या लगेगा, बाय नहीं लगेगा, हिंट दे दिया है। रीना स्माइल एट इब्राहिम, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगी होती है, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि नहीं है, अब ये आपको खुद देखना है, ठीक है, मैंने समझा दिया है, नाउ यू हैव टू डू दिस, राइट। नेक्स्ट इज़ वर्क हार्ड, ये क्या है, सजेशन है, एडवाइस है, क्या है ये, नाउ दिस इज़ अप टू यू, आप इसको किस तरह से चेंज करते हो। गेट अप अर्ली, आपको क्या हेल्दी बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, एडवाइस है कि नहीं है, दिस इज़ अप टू यू। इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ये भी हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज़ टाइम
फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। ये मैं आपको बता देती हूँ, शायद ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये होगा इट इज़ टाइम, ठीक है। इट इज़ टाइम जहाँ पर भी देखोगे इट इज़ टाइम ही लगेगा। नेक्स्ट आपका फॉर लगेगा, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। इट इज़ टाइम या इट वॉज होगा, जो भी जैसा भी दिया होगा प्रेजेंट या पास्ट। फॉर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी हाँ, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा अब आप उसको लगाओगे। इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। पहले तो ऑप्शंस थे, ठीक है, टू बी क्लोज्ड। अब ऑप्शंस नहीं है, अब आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीना कुड हेल्प यू। जहाँ पर भी मोडाल देखोगे वहाँ पर क्या होगा? मोडाल जो भी दिया होगा, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, जो भी दिया होगा उसके साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो स्वैपिंग हम करते हैं एज इट इज़ वो आपको करना है, ठीक है। नाउ दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट, रॉबर्स लूटेड द शॉप। अब शॉप को कौन लूट के ले गया? रॉबर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली रॉबर्स ही लूटते हैं। अब दिस इज़ अप टू यू। अंडरस्टूड है कि नहीं है? देखो, डू इट फॉर मी प्लीज़। प्लीज़ इज़ अ की वर्ड जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सजेशन है या एडवाइस है, चेंज करके देखो, शुड से होता है या यू आर एडवाइस से होता है। इन्फॉर्म द पुलिस, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। और सेटिस्फाइड वर्ब जो है उसके साथ टू प्रपोजिशन, एट प्रपोजिशन लगेगी कि नहीं लगेगी, बाय लगेगा या नहीं लगेगा। नाउ दिस यू हैव टू डू, ठीक है। दिस इज़ योर एक्सरसाइज, ये इसको सॉल्व करो, ठीक है। देन कमेंट बॉक्स में लेट मी नो आपने क्या आंसर्स लिखे हैं, राइट। तो यू विल गेट द आंसर श्योरली। और पढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।